हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है उसमें हमने 69th बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको 4 पार्ट में बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए। और अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा चलेगा आपको। जैसे अभी हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट होता है, आपका एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया और मिडाइवल हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत से, उसके बाद एंशिएंट से और उसके बाद मिडाइवल से। तो इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है या आपका भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का है। और इस लेक्चर में जो है आपका 68वीं बीपीएससी से लेकर के 60वीं 62वीं बीपीएससी तक के आधुनिक भारत के लगभग सारे क्वेश्चन शामिल हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप पेशेंस के साथ इसको वॉच करिए, देखिए। और बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, जैसे आधे घंटे देख लिया, 45 मिनट देख लिया, वीडियो को पॉज कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद देख लिया। लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा एक जो फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने दिया था कमेंट कि किस बुक से ये करवा रहा है आपने। तो ये एडुटेरिया से जो है हमने लिया हुआ है। एडुटेरिया की जो बुक है उसी का ये पीपीटी तैयार कराया गया है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 68वीं बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से, वह पूछा गया था आपका प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे। तो यह अपनाया गया था आपका बंगाल विभाजन के द्वारा। ठीक है जी, बंगाल विभाजन में है जो स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाया गया था। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। देखिए, इसमें 2 डेट आपको ध्यान में रखना है। 20 जुलाई 1905 को घोषित किया गया था, लेकिन यह प्रभाव में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। कब पूछा जा रहा है। तो 1906 में। ये फहराया गया था आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में की। इसी दौरान स्वदेशी स्वराज बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। देखिए 3-4 फैक्ट्स हैं यहाँ पे। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने। और यह कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो कलकत्ता में। समझ गए। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। यह जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था आपका प्रजामंडल आंदोलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। ये जो आंसर की है यह बीपीएससी जो आपका कमीशन है उसके द्वारा जारी किया गया है और इसी से यह बुक जो है तैयार की गई है। तो 100% सही है आंसर, तो आप इस पर कोई भी डाउट नहीं करेंगे। थोड़ा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों के एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। समझ गए। आइए अगला देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास जो है वो बदलता नहीं है। आपको भी पता है, स्टैटिक सब्जेक्ट है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो था वो एग्जाम में ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए में दिया हुआ था कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह जो था वह करेक्ट नहीं था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। कब उनको, ये आपका था ना ऑप्शन में कि 1901 में गिरफ्तार किया गया था, तो वो गलत था। उनको 1922 में गिरफ्तार किया गया था। अगला देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यह किया गया था अल हिलाल को। ऑप्शन सी करेक्ट है, अल हिलाल। व्याख्या है, अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं अल हिलाल, गुबार ए खातिर तथा इंडिया विंस फ्रीडम है। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो अल हिलाल, गुबार ए खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम। जमींदार की रचना, ऑप्शन में दिया हुआ था ए में कि जमींदार, तो जमींदार की रचना सिराजुद्दौला तथा द कॉमरेड की रचना मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ये आपका ABC में कथन दिए हुए हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वह था ऑप्शन डी। पहले ऐसे ऑप्शंस आते थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसको अब BPSC ने बंद कर दिया है, तो काफ़ी सहूलियत होगा आपको आंसर तक पहुंचने में। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। बी में है इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। और सी में है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व कराने का आग्रह करके। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट हैं, भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए। अब देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको यह देखना कि पूछा क्या जा रहा है, सही या गलत। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है अपना ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 सही नहीं है, बाकी जो तीसरा है यह सही है। तो एग्जाम कंडीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया तो आप ऑप्शन क्या सही है आपका? तो 1 और 2। जैसे पहला है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। दूसरा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। और पूछा गया क्या गया है आपसे, तो गलत ही पूछा गया है ना कि कौन सा सही नहीं है। तो 1 और 2 सही नहीं है, तीसरा सही है, वो देख लेते हैं हम। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी तक के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इसमें सभी जाति के अमीर तथा गरीब लोग शामिल थे तथा इस समय हुए काउंसिल चुनाव मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 53 सीटों पर जीत दर्ज की। तो केवल कथन 3 सही हैं, वो अब मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो वह है आपके बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट था। ठीक है जी।
68वीं बीपीएससी के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में व्याख्या भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्याख्या है कि प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के बारे में है, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। भारत आने के बाद वे सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। इन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप में गठन किया था। कब किया था? तो 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप में गठन। यूपी पीसीएस वालों इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता ही है, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन है, हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। 1933 में उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदू में तथा हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित की। किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। और अस्पृश्यता आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 17 याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 में जो है पॉलिटी में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत। समझ गए? 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो उन्होंने की थी आपका जनवरी 1948 तक। ऑप्शन सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, जून 1948 तक, जनवरी नहीं, जून 1948 होगा आपका। ए ऑप्शन सही था। व्याख्या है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। 15 अगस्त को। क्लेमेंट एटली कौन था उस समय? तो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आपका ब्रिटेन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो क्लेमेंट एटली। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध टिप्पू सुल्तान और मराठा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। बाकी ए में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी सही है। आइए इसका देखते हैं व्याख्या। हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच पानीपत, हाँ देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। देखिए कितने सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं इसमें आपको। तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और इसको कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वाकई ये बात सही है। इनमें से किसने, 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? जो भारत और पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई थी तो उसका नेतृत्व किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं इसका व्याख्या। न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत
और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया। ये डेट इम्पोर्टेंट है। सीमा का निर्धारण कब किया गया? तो 17 अगस्त 1947 को। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो बंगाल में जिसने शुरू किया था महलवारी बंदोबस्त, उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन सी दिया हुआ है, हॉल्ट मैकेंजी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या, इसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। कब किया था? तो 1819 में। गांव या गांव के समूह को ये महल कहा गया है, को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था। यह प्रयोग असफल रहा। पुनः 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड ने कुछ सुधारों के साथ इसे लागू किया। भारत की 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। इसके अतिरिक्त भारत में अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1819 से 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। तो ऊपर में अगर महलवाड़ी पूछ लिया गया है तो हो सकता है कि अगला एग्जाम में आ जाए कि अस्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो। समझ गए? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? 1940 में जो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था वह कहाँ से किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स अपना महाराष्ट्र से। तो आपका ऑप्शन एक ही है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पवनार महाराष्ट्र। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया गया विनोबा भावे द्वारा? तो महाराष्ट्र से जो एक जगह का नाम है पवनार। देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुई। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये दूसरा सत्याग्रही यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, हो सकता है अब तीसरा पूछ लिया जाए तो वो ब्रह्मदत्त थे, याद रखेंगे आप। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ये सप्रू, जयकर और चिंतामणि व्यक्ति थे। तो जो मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया, तो इन्होंने किस पार्टी का या किस संस्था का गठन किया? तो इन्होंने किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ऑप्शन ए में दिया हुआ था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। व्याख्या देखते हैं इसका। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के संबंध में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, वो जो ऊपर 3 सदस्य थे वो इसी संस्था से जुड़े थे। और ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा पढ़ रहे हैं हम, इसको पॉलिटी में बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 लागू किया गया था इसको। आइए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो भेजा गया था आपको दूसरे में दिया हुआ है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन इसीलिए भारत आया था। तो आपका 2 जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2। बाकी पहला और तीसरा गलत है, तो उसको देखने का ज़रूरत नहीं है।
व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस तथा 2 सदस्य एबी एलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यह मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के प्रयासों से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पे एक आपको मैं ट्विस्ट दे रहा हूँ, 69th बीपीएससी में भी पूछा गया था कि जो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उसमें कौन था और कौन नहीं था। उसमें ये 3 नाम अगर आपने 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़ा होता तो आपको याद होते पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स। तो आप पॉलिटी का क्वेश्चन हिस्ट्री पढ़ के सही कर लेते। इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स इंटरलिंकिंग और रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 68 का देख लिया हमने, अब देखते हैं 67th का। 67th बीपीएससी 2 बार लिया गया था, एक बार एग्ज़ाम हुआ फिर एक री एग्ज़ाम हुआ, तो दोनों क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। विलियम बेंटिक कौन था, तो गवर्नर जनरल था, वायसराय था यह भारत में। तो इसका सुधार पूछा गया है। तो सती प्रथा का उन्मूलन के लिए तो यह फेमस है, तो आपका पहला सही है। दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और 4 है ठगों के संगठित गिरोहों का दामन। तो विलियम बेंटिक ने ही जो है आपका सती प्रथा का उन्मूलन किया था। काफ़ी फेवरेट है विलियम बेंटिक बीपीएससी के लिए, तो आप इसको देख लीजिए। और विलियम बेंटिक ने ही ठगों के उन्मूलन के लिए जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ये दमन किया था ठगों के। और पहला और चौथा मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में से आपको 2 आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो 1 और 4 तो सही हो गए, और रहा आपका धर्म परिवर्तन 3 नंबर, और 2 में दास प्रथा का उन्मूलन। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर दीजिए। ध्यान से देखिए। अब आपका बचता है बी, सी और डी, और डी में है आपका 1, 2, 3 और 4, तो चारों तो करेक्ट नहीं होगा, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है आपका बी और सी। बी में है आपका 1, 3 और 4, और सी में है 1, 2 और 4। तो देखिए धर्म से रिलेटेड जो है ना, अंग्रेजों ने कभी 1857 के बाद छेड़छाड़ नहीं किया था, क्योंकि वह जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण ही धर्म में हस्तक्षेप माना गया था कि जो एनफील्ड राइफल लॉन्च हुई थी उसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है पशु के। समझ गए। तो 3 नंबर को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो करेक्ट आपका आंसर निकल जाता है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 4 सही हैं। ये सब बातें आपको लाखों की फीस लेने वाले कोचिंग्स भी नहीं बताती हैं, और मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो चैनल को तो बनता है कि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है उसका सामाजिक सुधार में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उसने बंद कर दिया। किसके सहायता से, तो का राजा राम मोहन राय के सहायता से। फिर 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बताया ही था मैंने आपको कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। फिर शैक्षणिक सुधार भी इसने किए थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 ईस्वी में बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश की थी। ठीक है, मैकाले आयोग ने। उसके बाद है आपका 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया। ये हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। सिंध किसने विजय सिंध पर प्राप्त किया था, तो वह था फ्रेंड्स नेपियर। ऑप्शन सी सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 के दौरान, प्रथम अफगान युद्ध का टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो 1839 से 42 के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल किया।
इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए अंग्रेज आज तक कहीं भी जो है आप कोई भी युद्ध पढ़ेंगे, कोई भी विजय पढ़ेंगे उनका, तो उन्होंने डायरेक्ट हमला नहीं किया है, पहले समझौता किया है, उसमें नियंत्रण किया है, हस्तक्षेप किया है कार्य में, फिर उस पर कब्जा किया है। अगस्त 1842 ईस्वी में लॉर्ड एलेनबरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर, पूरा नाम है इसका सर चार्ल्स जे नेपियर, टाइम पीरियड है इसका 1782 से 1853 को कंधार से ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के मिशन के साथ सिंध को कमान में रखा। 11 जनवरी 1843 ईस्वी को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर उसका अधिकरण किया। 11 जनवरी 1843 ईस्वी को, समझे। पहले समझौता करेंगे, फिर आपके राजकाज के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, फिर सेना रखेंगे कि आपका सुरक्षा करेंगे, फिर कब्जा कर लेंगे, कहेंगे कि हमने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सबको पता है यह 1872 में, और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो। उसके बाद यह हर साल 10 वर्ष के बाद कराई गई। अब प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछा गया था वो हुई थी 1881 में। ठीक है जी, 18 याद रखिए, और लास्ट में अगर आप भूल रहे हैं तो उसको 18 को उल्टा लिख दीजिए तो आ जाएगा 81। इससे अब ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो यह फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। भगत सिंह, शिवराम, हरि राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को ही मनाया जाता है ना, 23 मार्च को। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर तब इंडिया में ही था, पाकिस्तान में है। दिसंबर 1928 ईस्वी में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिगड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए डीएसपी मर गया, एसपी बच गया उस समय का। तो अभी तो जो एग्ज़ाम है इसमें तो एसपी का पोस्ट है नहीं, एसडीएम डीएसपी है, तो एसडीएम पे फोकस करिए। समझ गए? यहाँ पे जो ये लाल बाल दिया है आगे आएगा, ये लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? तो ये उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता थे ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए मैंने बोला था ना, ऊपर में पढ़ा था हमने, 68 बीपीएससी में पूछा गया था, और यहाँ पे आपका फिर 67 में आ गया। तो ये हैं ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आप मान के रखिए। आइए इसका देखते हैं व्याख्या। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही चुने गए। और 68 बीपीएससी में क्या पूछा गया था कि विनोबा भावे ने जो शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, या कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र के पवनार में। अगर आपने 67 का क्वेश्चन बैंक पढ़ा होता और उसका व्याख्या पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सही टिक करके आते। यही इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था उषा मेहता ने, लेडीज थी यह। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पता ही आपको, वहाँ पे जो है खुफिया रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता जी ने किया था।
व्याख्या है, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 ईस्वी को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ ना सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया। समझे? 14 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपका ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खुदाई खिदमतगार पोशाक जो था ये खुदाई खिदमतगार में, यह संगठन सुर्ख पोशाक यानी कि लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती इनका संगठन का ड्रेस कोड था। कौन है? सीमांत गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी सही था। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। घोड़ा जो था वह नाला नहीं पार कर पाया। व्याख्या है कि 18 जून 1858 को ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। ब्रितानी माने ब्रिटिश सेना। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। समझे? किसने यह बात कहा है? तो जनरल ह्यूरोज ने कहा है। किसके बारे में? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने। आइए 25 नंबर देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहा था आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए सही है। किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। व्याख्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 ईस्वी का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। अब आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि बंगाल का बिना ताज का बादशाह कौन था? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप लगिएगा सोचने अकबर, हुमायूं, जहांगीर, तो गलत कर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने जो है वो माइकल ओ डायर को मारा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्याख्या है, उधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। देखे, उस समय लंदन में जाके गोली मार दिए। किसको? तो वो भी गवर्नर जनरल को। तो यही बात है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, सुना ही होगा गाना आपने। तो ये जुनून होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए, ये अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। 27 नंबर देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है आपका वल्लभ भाई पटेल ने, बारदोली सत्याग्रह का। इसी के बाद जो है इनको
सरदार नाम दिया गया था। देखिए इसका व्याख्या है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। समझे, कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? तो 1928 ईस्वी में। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में चलाया गया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस आंदोलन में गुजरात की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो गुजरात की महिलाओं ने दी थी। 28 नंबर है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 69th में भी पूछा गया था पॉलिटी में और यहाँ पे भी पूछा गया है। तो वो था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप जो है इस लेक्चर को, इस डिस्कशन को सीरियसली लीजिए और अच्छे से देखिए। व्याख्या है, कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। समझे, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। रैमजे मैकडोनाल्ड जो नाम है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, न कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका 1931 को, यानी कि ऑप्शन सी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा बात बताइए, आपने पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बार पढ़ा होगा, रोज़ पढ़ते भी होंगे। ये जितने वायसराय आते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं, उनके नाम में लॉर्ड क्यों लगा है? लॉर्ड का मतलब तो होता है भगवान, तो वो अपने नाम में लॉर्ड क्यों लगाते थे? इस पर आप सोचिएगा, बाकी कमेंट करिएगा तो मैं इसको बता दूंगा अलग से। अभी हम अपने डिस्कशन पे फोकस करते हैं। आगे दिया हुआ है व्याख्या में कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गांधी इरविन समझौता में ये चीज़ें शामिल थीं। उसके बाद है, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद है, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। उसके बाद है कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। उसके बाद है कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। गांधी इरविन समझौता में ये सारी चीज़ें शामिल थी, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है आधुनिक भारत में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह किया गया था लाहौर में, और वह हुआ था आपका 1929 में। तो ऑप्शन सी सही है, 1929 ईस्वी लाहौर। व्याख्या है इसका, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए 3-4 फैक्ट्स आ गया यहाँ पे कि जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब कांग्रेस ने दिया, तो ये दिया 1929 ईस्वी लाहौर में, और इसका जो अध्यक्षता किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 30 नंबर देख लिया हमने, 31 नंबर देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। एक करंट से जोड़ दिया है इसको।
तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो नया नाम दिया था वह दिया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन है 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को सुभाष ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा जाए। तो ये काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कर दिया है। करंट से अगर आप अपडेट होंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत पहले हुआ है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आ जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन में, बाकी मैं बता देता हूँ, गोरखपुर में है। ठीक है, फरवरी 1922 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। समझे? 4 फरवरी को घटना हुआ और 12 फरवरी को उन्होंने इसको बंद कर दिया, इस आंदोलन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यह किया था उन्होंने मुजफ्फरपुर में। हत्या नहीं हुई थी उसकी, बच गया था वो। व्याख्या देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में घटी। मुजफ्फरपुर बिहार में है। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्स फोर्ट की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, जो असफल रहा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज था ये किंग्स फोर्ट। बम प्रहार गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। बम प्रहार में गलती से जो है पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी, ध्यान रखेंगे आप। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? समझे? देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। त्यौहार पूछा जा रहा है कि किस त्यौहार पर जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल, हजारीबाग अब झारखंड में है, पहले बिहार में ही था। तो वो था आपका ऑप्शन डी, दीपावली का अवसर पड़ा था। और दीपावली के बाद ही आपका बीपीएससी पीटी हो रहा है, तो ध्यान रहेगा कि दीपावली में भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हुए थे। अकेले नहीं, 5 साथियों को लेके फरार हो गए थे। ये भी पूछ लिया जाएगा कि कितने लोग फरार हुए थे, तो 5 लोग। अब आपका आ गया 67th कैंसल्ड बीपीएससी। ये क्वेश्चन आउट हो गया था, इसीलिए बीपीएससी को जो है कैंसिल करना पड़ा था। आइए इसका देखते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऊपर में भी महालवाड़ी आप पढ़ चुके हैं, आया था क्वेश्चन। तो ये सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी मद्रास में। ऑप्शन बी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी भू पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 ईस्वी से की गई थी। कब की गई थी? 1792 ईस्वी से। अब वर्ष 1820 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास, 1792 ईस्वी है फ्रेंड्स, 1792। और वर्ष 1820 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रांत के अधिकांश क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में लागू किया गया। इस भू राज
इस भूव्यवस्था में रीड और मुनरो ने अहम भूमिका निभाया था। ब्रिटिश शासन की 51% भूमि इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो नाम दो याद रखेंगे आप, रीड और मुनरो। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसने सबसे पहले जो है वह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को? तो वो कहा था आपको बीडी सावरकर ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बीडी सावरकर। आइए इसका देखते हैं व्याख्या। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के चिंतक वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि समकालीन विचारों में एकमात्र ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़राइली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। समझे, उस समय का जो विचारक लोग में एकमात्र ब्रिटिश नेता है बेंजामिन डिज़राइली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का माना है या संज्ञा दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? समझे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट। इससे लेमैन क्या हो सकता है आपको समझाने के लिए। एडुटेरिया के बुक से हम यह क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका व्याख्या है कि दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो 1917 में एनी बेसेंट को जो है बनाया गया था, तिलक ने प्रस्ताव दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपको बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने। व्याख्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस जनरल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद व मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। जनरल वाले बुरा न माने, लेकिन आपका दबदबा था। अब गाना आपको याद आ गया होगा, छोड़िए गाना, क्वेश्चन पे फोकस करिए, एग्जाम निकालना है। 39 नंबर है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन, ये भी आपको इसी के आसपास आया था, इसी के सॉरी इसके बाद आया था जब संविधान सभा का गठन हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, ये तो आज़ादी के समय आए थे। कैबिनेट मिशन का आगमन, हाँ कैबिनेट मिशन आपका 1946 के आसपास आया था। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसके पहले क्या आ गया? तो आपका क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी। संविधान सभा का गठन वाला कैबिनेट मिशन है, तो ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। व्याख्या देखते हैं। सुदूर पूर्व में जापान की सफलताओं से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेजा। क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक 29 मार्च को हुई थी और क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। बम्बई में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। समझे?
और लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक रहा। और फरवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसका आगमन 25 मार्च 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आप इस बात को मान लीजिए प्लीज़, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और खूब होते हैं, तो इस डिस्कशन को आप सीरियसली लीजिए और ध्यान से देखिए। दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। समझ गए? आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे आपके जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहाँ है? आपको आरा में। और आरा कहाँ है? तो बिहार में। तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। यह छापामार युद्ध शैली में निपुण थे। ये नाम तो आपको एकदम सपना में दिखना चाहिए, वीर कुंवर सिंह। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 42 नंबर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो आपको ऊपर भी बोला है ना मैंने, ऑप्शन भी सही है, जयप्रकाश नारायण। दूसरा बार ये क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब तो आपने बिलीव कर लिया होगा। चलिए वीडियो को फट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए, कम से कम 100 लाइक आनी चाहिए इस लेक्चर पे। व्याख्या देखते हैं। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात फरार हो गए। सहयोगियों में रामनंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। दिवाली की रात में। ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि किस त्यौहार में? तो दिवाली के त्यौहार में। अगर आपने इसके पहले वाला पढ़ा होता क्वेश्चन बैंक और व्याख्या, तो आप आगे वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको करेक्ट कर देते। समझ गए? 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में। तो ये थे आपका CR दास। कहाँ गए? चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए सही है। 1922 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी आपको आगे दिया हुआ है, गया में किया गया था। तो चित्तरंजन दास सही हो गया। बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन 3 हैं, तीनों रट लीजिए। फर्स्ट है 1912 बांकीपुर पटना में, अध्यक्ष RN मुधोलकर। अगला है 1922 गया में, अध्यक्ष चित्तरंजन दास। उसके बाद है 1940 रामगढ़ में, अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अब है आपको झारखंड में, शोले वाला रामगढ़, याद रहेगा ना। 1940 में अबुल कलाम आज़ाद। 44 नंबर देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई था आपको USA में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या है कि गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 ईस्वी से माना जाता है, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था तथा नेतृत्व लाला हरदयाल के हाथों में था। लाला हरदयाल, गदर पार्टी, गदर आंदोलन जो समझिए कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये किया गया था आपको जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है जी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले एक ही नाम है। व्याख्या देखिए। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था तथा संवैधानिक माध्यमों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जीके देवधर, एनएम जोशी, पंडित हृदय नाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक भारत को प्रदान किया था। समझे। 46 नंबर, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपको लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन सी। व्याख्या है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद यानी कि विरोध था। समझे। 47 नंबर क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। ऑप्शन सी सही है, भीमराव अंबेडकर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 ईस्वी के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का ब्रिटिश में आयोजन किया गया। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस में शामिल हुई थी? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। इतने इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करने के लिए स्पेक्ट्रम और आपका लूसेंट क्राउन पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन इतने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए। वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। व्याख्या है, जुलाई 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने प्रशासनिक सेवा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877 से 78 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रशासनिक सेवा के मुद्दों को लेकर किसने स्थापना किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस अगर ऑप्शन में दिया होता अलग से तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिला के सही आंसर निकलता। 49 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक जो शब्द है नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स आपका जर्मनी में। 49 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जर्मनी में। व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 ईस्वी में अपने घर में नज़रबंदी के बावजूद भाग निकले। पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए 28 मार्च 1941 ईस्वी को जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यहीं उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया। ऐसा करते वक्त वस्तुतः फासिस्ट नेताओं का अनुकरण किया गया था। हिटलर के नाम के आगे डेर फुहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता था। यानी हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था, तो फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि
फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। तो यह हमें गर्व होना चाहिए, समझे। 50 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावा या जो लूट हुआ था, एक्सप्लेनेशन है, चटगांव शस्त्रागार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 ईस्वी की रात को सूर्यसेन के नेतृत्व में की गई थी। इस धावे में सूर्यसेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था। चटगांव शस्त्रागार सूर्यसेन कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, तो इससे इजी क्या हो सकता है और इससे क्विक रिवीजन क्या हो सकता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। बंकिम चंद्र चटर्जी 51 नंबर है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वह है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सन्यासी। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख उन्होंने किया है? तो सन्यासी विद्रोह का। व्याख्या है इसका, कंपनी शासन द्वारा बेदखल किए गए किसान राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली। यह विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला और बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित था, समझे। टाइम पीरियड याद रखिएगा 1763 से 1800 ईस्वी। 52 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखते हैं, सन 1939 ईस्वी यानी कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए। भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसी साल 1939 में अपने समर्थकों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जून 1939 ईस्वी में इसका पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर थे। कविश्वर, समझ गए। 52 नंबर तक हमने देख लिया। 1 घंटे का ऑलरेडी यह वीडियो हो चुका है पूरा। जब मैंने बोला है आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कंप्लीट करूंगा 68वीं से लेके 60वीं 62वीं तक, तो मैं कंप्लीट करूंगा। आप अपने अनुसार वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं और फिर पुनः वहीं से शुरू करके देख सकते हैं। बाकी मैं तो अपना काम करूंगा ही, और आप कितने ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति वो इस वीडियोज़ के व्यूज़ और लाइक हमें बता देंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आपको लियाकत अली खान। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अंतरिम सरकार में। व्याख्या है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग अक्टूबर के अंत में अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। मुस्लिम लीग जो भी शामिल हुआ था अंतरिम सरकार में, तो यह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। कालांतर में यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लियाकत अली खान। अब यहाँ पे शुरू हो गया आपका 66th बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी में जितने भी आधुनिक भारत के प्रश्न आए हुए हैं, अब 54 नंबर से वह शुरू हो गया। तो आइए इसको भी देखते हैं। इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 में नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। और ऑप्शन उस समय चल रहा था ऑप्शन ई 66वीं 67वीं
कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई सही था। और ये हाफ इसमें जो दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट था। व्याख्या देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 1857 ईस्वी की क्रांति में उपर्युक्त निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल के लखनऊ में, नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, मौलवी अब्दुल्लाह ने फैजाबाद तथा बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने दिल्ली में इस आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। समझे? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में यह कहा गया था कि वह ऐसी कार है जिसमें खाली ब्रेक ही है, इंजन है ही नहीं? तो जब गाड़ी चलेगा ही नहीं तो ब्रेक का आप क्या करेंगे जी? तो यह कहा गया था आपको ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। 1935 को अधिनियम को जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी विषय में। व्याख्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय को मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई। देखिए, इस अधिनियम का जो है अच्छाई भी है कि भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के विषय में यह कुछ नहीं बोला, उसी के कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 ट्विस्ट देखिए। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? देखिए कितने दिन चली थी, तो वो चली थी आपका ऑप्शन सी 24 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल को आप उंगली पे गिनेंगे तो लगभग 24 दिन कंप्लीट हो जाएगा। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ था। अब आइए 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं आपके यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखिए इसका। बिस्मिल अजीमाबादी, देख रहे हैं, बिस्मिल अजीमाबादी, और ऑप्शन डी में राम प्रसाद बिस्मिल से कन्फ्यूजन क्रिएट होता, तो आप इग्नोर करेंगे। करेक्ट आंसर है कि बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को लिखा था। हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गज़ल की यह पंक्तियाँ आज़ादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा की संचार करती थी। देखे लिखा है इसको बिस्मिल अजीमाबादी ने, लेकिन प्रसिद्ध यह हुआ है वो किया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है, क्योंकि लिखा गया पूछा गया है, न कि फेमस किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया है। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।